हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जितेश भवानी और मैं एक सीबीएसई टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में। और मैं इकोनॉमिक्स और बिज़नेस पढ़ाता हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना अपन अब यूट्यूब से थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं ऑनलाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले मैं जो पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, उससे पहले पहले ये समझते हैं कि यार इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है इस टाइम पर। हमको पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी अफेक्टेड हुई है और आसपास कई बातें होती हैं न्यूज़ चैनल पे इकोनॉमी के बारे में। तो वो बातें हमको, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, ठीक है, तो हमें काफ़ी हद तक वो बातें समझ में आने लगती हैं कि वो बातें हो क्या रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स उठाया है जो कि क्लास 12 में है। क्लास 12 में इसी के साथ साथ एक और सब्जेक्ट है जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए पहले नहीं उठाया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे वहाँ पर जो कि हमें पता है वहाँ पर हम नहीं पढ़े हैं, और वो कहाँ पर आते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो उनको पहले पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले उठा रहे हैं। और आज पहले हम स्टार्टिंग से ही चालू करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में डिफरेंस क्या क्या है, और साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या कवर करता है। तो चलिए चालू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बना है वो दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ सामने देख रहे हैं अपने कि एक मैक्रो और एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का तो मतलब पता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेनली डील करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के कारण, या स्कार्सिटी से डील करता है। स्कार्सिटी होता क्या है? स्कार्सिटी का मतलब है जहाँ पर हमारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, उतना सप्लाई नहीं है। हमको पता है हमारे सबके पास, हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर लेकिन जो हमारी वांट्स होती हैं, जो हमारी ह्यूमन वांट्स है, वो काफ़ी अनलिमिटेड है। तो हमें इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो हम पढ़ते हैं ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। अब इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है जो कि है मैक्रो। देखो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो काफ़ी बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। बड़े लेवल मतलब या इकोनॉमिक्स एज अ होल लेवल पे पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक्स पूरे बड़े लेवल पर कैसे काम करता है, तो वो सब्जेक्ट किसमें कवर होता है या उसको नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, जो कि आपके सामने स्लाइड्स पर लिखी हुई है। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पर ये प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको पहले बताया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हमको कहाँ पढ़ना है? इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर। देखो, ऐसे समझो, हमको पता है यार हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए या तो हम इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ें, सेल्स जो हमारे बॉडी में हैं वो, या तो एक हम कंप्लीट बॉडी को ओवरऑल पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग अप्रोच है। ऐसे एक माइक्रो अप्रोच है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? इकोनॉमी को काफ़ी बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, बड़े लेवल पर कह सकते हो, या फिर इकोनॉमी के जो लार्ज सेगमेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो मेनली डील करता है एक चीज़ में, जो कि है वेलफेयर। अब हमको पता है हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में। तो ओवरऑल इकोनॉमी में सबका वेलफेयर हम चाहते हैं, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सारे रेसिडेंट्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑल लिखा है। ऑल का मतलब होता है हम सारी यूनिट्स को इंक्लूड करेंगे, तब जाके हम पढ़ेंगे कि यार ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें कि ओवरऑल इकोनॉमी का कैसे भला हो सके, वो चीज़ें पढ़ते हैं। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि पहला है एम्प्लॉयमेंट। हमको पता है यार एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मतलब क्या होता है? रोजगार या बेरोजगारी। ठीक है, हमको पता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, वो इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर काफ़ी हम पढ़ते हैं। हमको पता है कि यार बेरोजगारी एक इशू है, और आजकल तो ये और भी रेलेवेंट है बिकॉज जो कोरोना वायरस आ रहा है उसके कारण हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और क्यों ज़रूरी है ये भी पढ़ेंगे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट, हम जो बात करते हैं इकोनॉमी में, वो है क्या। अगला वर्ड लिखा है यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ। देखो, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, अपन आगे लेक्चर में समझेंगे। जीडीपी कुछ नहीं होता है, जीडीपी मतलब होता है कि हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कैसा है। और हमको पता है हमारी जैसे इंडिविजुअल बॉडी ग्रो होती है, वैसे ही इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो वो एक सब्जेक्ट है, वो किस में हम देखते हैं, या टॉपिक है, ये किस में हम देखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में देखते हैं।
थर्ड क्या लिखा, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल अपन आसपास देखते हैं यार, हमारे घरों में ही बात होती है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं या चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ों की बात जो होती है ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही सब पढ़ेंगे, हमें और भी पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगली साइड पे चलते हैं। अब हमको पता है एक चीज़, देखो ध्यान समझो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये रिसेंट का है। ये कब आया था, ये आया था 1929 के बाद, मतलब कि एक 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन नाम की चीज़ आई थी। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी नहीं सिर्फ, जो ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। और जो 1930s जो मैंने लिखा है यहाँ पर, 1930s के पहले मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। ऐसा नहीं था मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, मैक्रो इकोनॉमिक्स था, बट वो एक पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आफ्टर 1930s के बाद एक जो पर्सन है, जो मेन जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, इन्हीं की थ्योरी आजकल प्रेवलेंट ज़्यादा चलती है। ठीक है, इन्होंने ही हमें एक बुक दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड मनी। इन्होंने यहाँ पर बताया कि यार हमारा जो 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसमें हमारी जो प्रीवियस थ्योरीज या प्रीवियस कह सकते हैं पॉलिसीज या जो सब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। किसको, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ फ्लॉज निकल रहे थे। इसी कारण से हमारी एक नई थ्योरी डेवलप हुई, जो किसने दी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। ठीक है, और कब आई थी, ये आई थी 1936 में इन्होंने बुक लिखी थी। 1929 में डिप्रेशन आया था। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से वो जाना जाता है। और इसी एक ईयर के बाद, या फिर कह सकते हो 1930s के बाद, मेनली हमारा सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ, और तब से ज़्यादा काफ़ी प्रिवलेंट है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफ़र करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो, माइक्रो तो वैसे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अपन ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत अपन यहाँ पर स्लाइड्स में समझ लेंगे। ठीक है, अब पहला देखते हैं बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी मतलब हमने देखा यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, यहाँ पर माइक्रो जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, माइक्रो का मतलब होता है आई, जिसमें आ रहा है इंडिविजुअल मतलब स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बात करते हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं हम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमी की, बट एज अ होल मतलब कि सारे लोगों को इंक्लूड करके हम चल रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड वर्ड लिखा है यहाँ पर हम जिससे कंपेयर करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं वेरिएबल, हमको पता है वहाँ पर थे कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, और उसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है बाकी चीज़ों का। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो हमने वहाँ पर देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, और हमें पता था कि यार जब डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करते हैं मार्केट में, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्राइस मिलता है हमको। तो ये हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर जो डिमांड की बात कर रहे हैं वो एक कमोडिटी की नहीं है, एक नेशन में या एक इंडिया जैसे देश में ओवरऑल कितनी डिमांड आ रही है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड है कौन सा, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सप्लायर्स जो सारे सप्लाई करना चाह रहे हैं इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये हम सब डिटेल में कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट अभी हम ये समझ रहे हैं सिर्फ कि माइक्रो कैसे डिफर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स के जो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और हमें ये पढ़ना होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब थर्ड देखते हैं पॉइंट अपना, इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स वो होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं। अपन को पता है यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो आ रही थी, उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में जो लोग डिसीजंस ले रहे थे, हमको पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो हमको कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, जो लोग ये डिसाइड करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट माइक्रो में कौन कौन से थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, और मैक्रो में क्या होते हैं, अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर थे जो क्या लेते थे, डिसीजंस अपने लिए,
पर यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो गवर्नमेंट खुद होती है। गवर्नमेंट के अलावा कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं इंडिया में जो कि ओवरऑल इकोनॉमी में पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखते हैं। जैसे आरबीआई है तो आरबीआई क्या देखेगा, बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई देखता है बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी देखता है स्टॉक मार्केट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हैं जैसे कि TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या देखती है, टेलीकॉम सेक्टर को देखती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के लार्ज सेगमेंट में डील कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है फोर्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, साथ में कंप्लीट, साथ में लेना, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था यार कि एग्रीगेशन तो था, वहाँ पर कहाँ था, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और ये दोनों जहाँ पर इंटरेक्ट होते थे वहाँ पर हमको क्या मिलता था, प्राइस मिलता था मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एग्रीगेशन की बात कर रहे थे, मतलब कि एक मार्केट में टोटल कंज्यूमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, बट यहाँ पर बात आ रही थी कि सिर्फ एक गुड्स की, एक कमोडिटी की। बट जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो में किसकी बात आती है, एग्रीगेशन का जो लेवल है वो होल का मतलब होता है यहाँ पर हम सिर्फ कुछ गुड्स में डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड या सप्लाई को देखेंगे वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर एग्रीगेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली डील किस में करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल लोग जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म्स कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वो चीज़ वहाँ पर बात होती है। और भी कह सकते हैं सेंट्रल इशू वहाँ पर मेन ये था कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। सेल्फ इंटरेस्ट समझते हैं, मतलब कि जैसे हर कोई एक इंसान है अपना इंटरेस्ट चाह रहा है, कंज्यूमर चाह रहा है कि उसका खुद का सरप्लस हो, उसको खुद को फ़ायदा मिले, कम पैसे खर्च करे, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो ये चीज़, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। और ऐसी प्रोड्यूसर चाह रहा था वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट मतलब वही जीडीपी की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट हमको पता है कि एम्प्लॉयमेंट एक सब्जेक्ट है, टॉपिक आता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये डील हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और साथ में सेंट्रल इशू यहाँ पर जो आता है मेन, यहाँ आता है वेलफेयर वाला, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कंसर्न है वो एक से नहीं है किसी से, वो पूरी इकोनॉमी से डील करता है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी समझते हैं, मतलब कि हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पार्शियल, पार्शियल मतलब पूरा नहीं है, आधे की बात हो रही है, आधे से कम या आधे से ज़्यादा, ठीक है। और सेकंड लिखा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ बैलेंस, इसकी बात होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर चीज़ें इक्वल हैं, सिंपल सी बात, इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इक्विलिब्रियम था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम भी था वहाँ पर। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या था, जहाँ पर हमें डिमांड और सप्लाई बराबर होती थी, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होती थी, वहाँ पर हमको क्या मिलता था, प्राइस। बट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम ले रहे थे वो सिर्फ एक ही कमोडिटी में था। पर यहाँ पर जो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो ये इक्विलिब्रियम निकलेगा ये एक कंप्लीट इकोनॉमी में होगा। दैट मीन्स जहाँ पर कंप्लीट डिमांड, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, वहाँ पर वो वाली बात होती है। तो ये होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। अब पैराडॉक्स की बात करें तो हमको पता है कि यार पैराडॉक्स क्या होता है। यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कभी ट्रू होती हैं कभी अनट्रू होती है। मतलब जैसे मैंने कोई बात बोली तो वो कभी ट्रू होगी और वो कभी अनट्रू होगी। ऐसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स रहते हैं जो कभी माइक्रो में ट्रू होते हैं और मैक्रो में ट्रू नहीं होते, या फिर कुछ चीज़ें सही लगती हैं माइक्रो पर वो मैक्रो में सही नहीं होती। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया है अपना सेविंग्स का। सेविंग्स हमको पता है जो हम अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स जब सेव करते हैं तो वो क्यों करते हैं, मे बी वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके पास प्रॉपर पैसे अवेलेबल हों, या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए वो चाहते हैं, वो सेविंग्स करते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर जो वो सेविंग्स कर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। बट हमको पता है यार अब हर कोई एक इंसान सेव करने लगे, हर कोई इंसान सेव करने लगे तो क्या होगा,
डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अगर लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा सेविंग्स जो करनी थी वो माइक्रो लेवल पर तो सही था, बट लेकिन मैक्रो लेवल पर वो चीज़ उतनी बेनिफिशियल नहीं निकली, और भी वो चीज़ हमें काफ़ी दिक्कत देने लगेगी जब सारे लोग सेविंग्स करने लगते हैं। तो ये जो एक सेविंग्स है वो एग्जाम्पल है किसका, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का। मतलब ये माइक्रो लेवल पर तो ठीक था, बट लेकिन मैक्रो में बहुत ज़्यादा सही नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, जो कि है अपना स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्कोप का मतलब होता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या क्या एरियाज़ को कवर करता है। ध्यान रखना यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट्स में, वो जो पॉइंट्स हैं वो लिमिटेड है सिर्फ क्लास 12 तक। मतलब क्लास 12 की जो आपका सिलेबस है उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और भी टॉपिक्स हैं, बट लेकिन हम वो यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम क्लास 12 के बारे में मेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं जो मेन पॉइंट लिखा है नेशनल इनकम। इनकम हमको पता है जो हम पैसे कमाते हैं वो इनकम होती है, अब वो चाहे प्रॉफिट से हो सकती है, इंटरेस्ट से हो सकती है, रेंट से हो सकती है, ये होती है इनकम। बट यहाँ पर हमारा एक वर्ड लगा नेशनल, क्योंकि अगेन मैक्रो की बात हो रही है तो होल लेवल की बात हो रही है। तो नेशनल इनकम मतलब कि एक ओवरऑल इकोनॉमी में क्या एक लेवल है इनकम का, ओवरऑल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तो हम उसमें लेते हैं नेशनल इनकम में। यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पर एक मेन बात होती है जो मैं लिखने चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक वर्ड आता है GDP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी से हम पढ़ेंगे कि यार इससे हमारा कैसे एक नेशनल इनकम निकलता है। अब घबराना मत, ये जो वर्ड्स आप सामने लिखे हैं ये हमें फर्दर टॉपिक्स इंडिविजुअली हर एक चैप्टर में पढ़ना है हमको, और काफ़ी इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बिकॉज हमको इजी इसलिए भी है बिकॉज हमें आसपास ये सारी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत समझने में नहीं लगेगी। सेकंड पे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट। हमने भी पहले ही डिस्कस किया कि यार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एक एरिया कवर करता है जो कि है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हमको पता है हम जो जॉब्स करते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें रहना है, सर्वाइवल करना है, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो बात करेंगे वो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो एम्प्लॉयमेंट की जो कीन्जियन इकोनॉमिक्स मतलब जो जेएम कीन्स की थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट में यूज़ में रहती है। अब थर्ड देखते हैं मनी, पैसे की बात आती है। ठीक है, अब जो मनी है यहाँ पर हम मनी सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यार कि मनी क्या है नहीं है, हमें ये देखना है कि यार मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकनॉमी का। अगर प्रॉपर मनी अवेलेबल नहीं होती है तो लोग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। मनी को हम कह सकते हैं एक लिक्विडिटी के सेंस में ही पढ़ेंगे। लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है नहीं है, जब डिमांड आ रही थी तब पैसा नहीं था, ये सारी चीज़ें हम देखना है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो थ्योरी ऑफ मनी है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जनरल प्राइस लेवल। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं, या फिर उनके क्या प्राइजेस ओवरऑल, मतलब एक गुड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एक कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे। पूरी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं वो लो हैं, डाउन हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, कैसे हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा जनरल प्राइस लेवल में। अब अगली बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक गवर्नमेंट और एक आरबीआई। ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है इकोनॉमी में वो पढ़ना हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपने देखा होगा, जब भी आपने न्यूज़पेपर खोलोगे तो वहाँ लिखा रहता है कि $1 बराबर इतने रुपए है। ठीक है, और कभी कभी दूसरे करेंसी में भी हमारे रेट दिए रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यार कि जो एक्सचेंज रेट आता है वो कैसे निकलता है। देखो कुछ नहीं रहता, हमारी जो लेन देन रहती है दूसरे देशों के साथ या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उसके बेसिस पे ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमने इसके पहले वाला पॉइंट पढ़ा, ये दोनों आपस में साथ में चैप्टर में आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता है, एक ऐसा अकाउंट है, किसका अकाउंट, हमारा अकाउंट, जो कि लेन देन देखता है किसके साथ, बाकी देशों के साथ या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे हमने कुछ एरियाज़ पढ़े हैं जो मैं डिस्कस करेंगे हम कब आने वाले चैप्टर्स में। सीबीएसई ने काफ़ी अच्छा सिलेबस बनाया है 12 का,
जो कि काफ़ी चीज़ों को कवर करता है और काफ़ी एनरिचिंग है। तो हम बोर नहीं होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने अगेन बोला कि हमें ये आसपास सारी चीज़ें ये दिखेंगी हमको। अब बात आती है कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों, ये सब्जेक्ट इतना ज़रूरी है क्या। अब देखो, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं भी है तो हमें ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज आसपास सारी चीज़ें हमें दिखती हैं और आसपास पूरी चीज़ों को समझने के लिए हमारा ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। और ये कैसे काम आता है या क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम डिस्कस कर सकते हैं। जो कि पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अभी इससे पहले हमने देखा नेशनल इनकम, हम पढ़ेंगे इसमें। नेशनल इनकम में कुछ नहीं बताते, हम बस ये बताते हैं कि जीडीपी कितना है, ओवरऑल एक देश में इनकम कितनी बन रही है। तो उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि यार हमारे देश का लेवल कैसा है, मतलब देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो किस लेवल पर है, उनका नेचर क्या है। नेचर मतलब कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही हैं, इंडस्ट्रियल से आ रही हैं या फिर टर्शियरी सेक्टर से आ रही हैं। तो ये सब हम किस में देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी में कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सेकंड देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होती है एक देश की या जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे आएगा, वो हमारा किस में कंसर्न होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, एक हमें कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार करके देता है कि हम कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करें अपने इकोनॉमी में। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमको पता है यार कि हमारी सरकार या फिर जो गवर्नमेंट है, आरबीआई, दोनों ट्राई करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। स्टेबल रहेगी तो दिक्कतें कम आती हैं। तो यही हमें देखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हम पढ़ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे स्टेबल प्रॉपर रहे। अगेन सेकंड फोर्थ पॉइंट है अपना बीओपी स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। हमारे देश का कितना लेन देन है, हमारा देश कितना दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से। अब फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहती है, पॉवर्टी की। इवन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है। तो ये दोनों टॉपिक भी कब हमें समझ में आएंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है किसमें, पॉवर्टी पता करने में प्रॉपरली। ठीक है, पॉवर्टी कितनी है नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही आती है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो कहीं ना कहीं गरीब भी होगा। तो ये सारी दिक्कत। ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट अपना कौन सा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो कि बहुत एक कह सकते हैं कि आजकल रेलेवेंट रहता है। आसपास हम देखते हैं कि सरकार नई नई पॉलिसीज़ लेके आती है। इवन आरबीआई भी कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी उसकी रहती है और गवर्नमेंट की रहती है, फिस्कल पॉलिसी, ये सब हम देखेंगे। तो ये जो पॉलिसी कैसे बनती हैं, मतलब कि हम सीधी सी बात है, हम वेलफेयर से कंसर्न कर रहे हैं तो हम कैसे वेलफेयर लोगों का होगा वो किसमें, उसके थ्रू हम उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं। तो ये सब था हमारा एक कह सकते हैं, इसलिए हमारा ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना अगर हमें इन चीज़ों को समझना है। ठीक है। और अब यहीं पर हमारा एक लेक्चर ख़त्म होता है जो कि पहला था इंट्रोडक्शन क्लास। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर नहीं लग रही है तो आप प्लीज़ अपने सजेशन दीजिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।